हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि कल हम सब ने कल क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस के बारे में। ओके, न्यूक्लियस के बारे में हमने उसके एनवलप के बारे में देखा, हमने न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियर एनवलप, साइटोप्लाज्म। ओके, और ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ी थी। जैसे कि हमारी कल एक टर्म थी क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, और किसके बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियर एनवलप जो होता है, जो मतलब कि न्यूक्लियर एनवल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इतना है समझ में। फिर जैसे कि हमने क्रोमोसोम की बात करी थी कि क्रोमोसोम जो है वो रोड शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये विजिबल कब होते हैं, जब सेल जो है वो रेडी होती है डिवाइड करने को, तब ये विजिबल होंगे। उससे पहले ये किसकी फॉर्म में मतलब कि प्रेजेंट होते हैं, ये क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटेंगल्ड रहते हैं। क्रोमेटिन जो है वो उलझे हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेल जो है वो रेडी होती है डिवाइड होने के लिए, तो क्रोमेटिन जो है वो अरेंज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, और वो अरेंज हो जाएंगे एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे। देख रहे हो आप, ये बहुत सारी स्ट्रक्चर्स जो मैंने बनाई है ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, और क्या दिखेंगे ये, फिर ये हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में दिख जाएंगे, ठीक है। अब इतना हमने ये सब कर लिया था, ठीक है। आई होप आप सबको याद होगा या फिर आपने रिवाइज किया होगा, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्रोमोसोम। मैं ये रब नहीं करूंगी ताकि आपको यहाँ से कुछ भी हमें मतलब कि पीछे से लिंकअप करना हो तो हम इजीली कर पाए, वरना अगर मैं रब कर दूंगी तो फिर ये आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है, सारा जो भी हमने पीछे का पढ़ा है वो। तो चलो अब हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। बात आती है क्रोमोसोम की, कि जो क्रोमोसोम जो है ये बने किसके होते हैं, ये बने होते हैं मेड ऑफ प्रोटीन। किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स प्लस डीएनए। किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं प्रोटीन्स के और डीएनए के, इसके बने होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब जैसे कि डीएनए की क्या फुल फॉर्म होती है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इतना है समझ में, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम जो है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ये पॉइंट्स को ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स के पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम्स के पास, वो हमारे मतलब कि जीन्स वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन होती है जो इनहेरिट होगी, इनहेरिट होगी कहाँ से, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। आए समझ में। क्रोमोसोम्स के पास जो है इंफॉर्मेशन होती है, और किस चीज़ की कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि इनहेरिट होनी होती है, ठीक है। इनहेरिट मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास जाती है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एग्जाम्पल में जैसे कि ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर से किस में आई, फादर में, ठीक है। और फादर से किस में आई, हम में, ठीक है। जैसे कि मतलब कि ही आ गया, शी आ गया, ठीक है। उसमें जो है उसकी जो चाइल्ड होगा उसमें आ जाएगी, किस में आ जाएगी, जो उसका चाइल्ड होगा उसमें आ गया, ठीक है। आई चीज समझ में। तो क्रोमोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन वो होती है जो आगे नेक्स्ट जनरेशन में हमें पास करनी होती है, इनहेरिट करनी होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा फैमिली में हमारे ग्रैंडफादर में होते हैं, फिर वही इंफॉर्मेशन जो है, ऐसे बोलते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। तो जनरेशन टू जनरेशन मतलब कि चलती रहती है उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है जीन्स वगैरह की, ठीक है। आई चीज समझ में। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रही हूँ जीन्स, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या एक टर्म लिखी, जीन्स टर्म लिखी, ठीक है। ये क्या है, ये जो है जीन्स क्या है, ये फंक्शनल
साइट है, क्या है, इट इज अ फंक्शनल, इट इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये क्या है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है। क्या चीज है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब कि जीन्स जो है, क्रोमोसोम के पास तो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी ना किसी किसी ना किसी के थ्रू ही तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी ना, और वो किसके थ्रू जाएगी, वो जाएगी हमारे जीन्स के थ्रू, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हाँ ये अपने फादर जैसा दिखता है, या फिर ये अपने दादा जैसा दिखता है, तो वो क्या, वो दिखता किस वजह से, वो दिखता है कि उनसे जो हमें जो जीन्स मिले हैं ना, उन जीन्स की वजह से हम उनकी तरह सिमिलर दिखते हैं। आया समझ में, ठीक है, इतना हो गया। ये अगर अभी तक का आप सबको किसी को ना समझ में आए तो प्लस मतलब कि मुझे आप बता दीजिए, मैं फिर से वही चीज़ ना रिपीट कर दूंगी, ठीक है। अब जो है, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। हम इसके बारे में सिर्फ एक लाइन है छोटी सी, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया में क्या होता है, इसमें जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस क्या होगा, न्यूक्लियर ड्यू टू दिस न्यूक्लियर रीजन of the cell is poorly defined, ठीक है। इसमें ये बता रखा है कि बैक्टीरिया में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रीजन जो है वो सेल का, वो बहुत ही मतलब कि पुअरली डिफाइंड होता है, मतलब कि बता नहीं सकते कि हाँ भाई यहाँ पे इसका जो क्या है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, या फिर यहाँ पे इसका न्यूक्लियोलस है, ये सारी चीजें हम जो है वो नहीं गैस कर सकते, नहीं बता सकते। जबकि जो अपना जो ह्यूमंस का है उसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो एक जगह मतलब कि सारी चीजें जो है उसकी सेव रहती है उस एनवलप के अंदर, उस मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। बट बैक्टीरिया में जो होता है, बैक्टीरिया में ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रीजन जो है वो हमें अच्छे से पता नहीं चल पाता है कि कहाँ है कहाँ नहीं। आई चीज समझ में, ठीक है। ये बैक्टीरिया के बारे में सिर्फ एक लाइन, ठीक है। अब जो है, अब बुक में 2 टर्म दी गई हुई है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये इतना सारा कुछ हो चुका है, तो हमें शायद रब कर लेना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं जो है वो रब कर लेती हूँ, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करें, चलो ये पार्ट जो है हम अपना रब कर लेते हैं, पूरा रब कर लेते हैं, बस डायग्राम को छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आ पाएगा। अभी तक आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, हम फिर से रिपीट कर लेंगे वो पोर्शन, जो भी होगा, आपकी जो भी क्वेरीज हो आप मुझे एक बार बस कमेंट्स में बता दीजिए, ठीक है। इतना आया समझ में, ओके। तो चलो, अब जैसे कि हमारे पास 2 टर्म्स है, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, प्रोकैरियोटिक। अब देखो, प्रो मतलब क्या होता है, मतलब कि प्रिमिटिव, क्या होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है, ठीक है। क्या होता है प्रो का मतलब, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब कि पहले, ठीक है, ओके। तो जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो प्रिमिटिव जो पहले आए थे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको जैसे कि प्रोकैरियोटिक हो गए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स, क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोट्स बोला जाता है, ठीक है, ओके। तो सेकंड रीजन क्या है, मतलब सेकंड पॉइंट क्या है कि ये पहले आए थे, तो इनमें जो है न्यूक्लियर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इनमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। आया सेकंड पॉइंट समझ में? ठीक है। अब क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट होगी तो इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता, ये भी एब्सेंट होता है। ठीक है, इतना आया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। ठीक है, इनमें क्या आते हैं, अब बात आती है कि इनमें ऑर्गेनिजम्स कौन से आते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता, तो इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, सिंपल सी बात है, इसमें आएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कौन से आएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, गॉट इट, इतना है समझ में। अब जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम इसका क्या लिख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में आ गए यूनिसेलुलर में जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया के अलावा आर्चिया आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसमें एक और चीज, अब क्या बात करी हमने यहाँ पे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बात करी। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बात करते हैं हम, तो इनमें क्या होता है, इनमें साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है। क्या होता है इनमें, साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, बट जो सेल ऑर्गेनलीज होते हैं ना वो प्रेजेंट नहीं होते, बट सेल ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट। ठीक है, क्या हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कि इनमें जो है साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है, बट जो सेल ऑर्गेनलीज हैं वो अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज अब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल में आ गया बैक्टीरिया और आर्चिया, इतना है समझ में? ओके, तो जो अब हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, दूसरा कौन सा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है यूकैरियोट्स। क्या बोला जाता है, यूकैरियोट्स बोला जाता है। ठीक है, अब यूकैरियोट्स मतलब अब पहले तो जो है प्रिमिटिव आ गए, ठीक है, अब इनके बाद जो आए ना वो उनको हम बोलेंगे प्रिमिटिव के, इनके मतलब इनकी क्या बोल सकते हैं हम, इनके ओरिजिन के बाद जो जिनका ओरिजिन हुआ उनका हम बोलेंगे यूकैरियोटिक्स। ठीक है, यूकैरियोट्स। ओके, तो अब पहले जो था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें जो है वो एब्सेंट थी, बट अब इनमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ही इनको यूकैरियोट्स बोला जाता है। ओके, अब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। ओके, दोनों चीजें आ गई समझ में। अब जो है हमने प्रोकैरियोट्स में बात करी थी कि इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही आएंगे, लेकिन यूकैरियोट्स में कौन से आएंगे, बोथ यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर। कौन से आएंगे, यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, ये हमारे हो गए मतलब कि ऑर्गेनिजम्स बोथ आएंगे। इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएंगे, एग्जाम्पल में आएंगे हमारे जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, फंजाई। ठीक है, आया समझ में कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। अब देखो, अब जैसे कि हमारे प्रोकैरियोट्स में क्या था कि इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बट सेल ऑर्गेनेलिज अब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है। आपने पढ़ चुके हो कि भाई साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, एनिमल सेल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, प्लांट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट एज वेल एज सेल ऑर्गेनेलिज आर ऑल्सो प्रेजेंट। आया समझ में सबको, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, बहुत ही आसान सा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में जब आप कंपैरिजन करोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा, आपने एक याद कर लिया दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है, मेल कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।